डिस्कस करेंगे हिस्ट्री क्लास 10th का टॉपिक नंबर 2 चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म का टॉपिक नंबर 2 द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया, यूरोप नेशन स्टेट कैसे बना, यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो मिड 18th सेंचुरी यानी 1715, मिड 18th सेंचुरी का मतलब 1750 तक एक भी नेशन स्टेट नहीं था यूरोप में। यस, एक भी नेशन स्टेट यानी एक भी कंट्री नहीं था यूरोप में। क्यों नहीं था? तो इसका रीजन था कि वहाँ के लोग डिफरेंट एथिक ग्रुप से बिलोंग करते थे और डिफरेंट लैंग्वेजेज स्पोक करते थे। वे लोग डिफरेंट एथिक ग्रुप से बिलोंग करते थे और डिफरेंट लैंग्वेजेज बोलते थे, जिसके कारण से एक भी नेशन स्टेट 1750 तक नहीं था यूरोप में। तो ये आइडिया आया कहाँ से? आगे हम देखेंगे कि ये आइडिया कहाँ से आया। जो यूरोप का सोसाइटी था वो पहले तो 2 डिवीजन था उसका, यानी 2 भागों में बटा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये 3 डिवाइड में हो गया, 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। पहला पार्ट था इसका अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी में अल्ट्रा रईस लोग, यस अल्ट्रा बहुत अमीर लोगों को अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। तो इसमें क्या था कि ये लोग ना फ्रेंच लैंग्वेज स्पोक करते थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ना वो अमीरों की भाषा है, डिप्लोमेसी है, यानी रईसों की भाषा है। सेकेंड नंबर, इनका फैमिली आपस में ही मैरिज से कनेक्ट था, यानी आपस में ही ये लोग मैरिज कर लेते, आस पड़ोस में ही मैरिज से कनेक्ट था इनका फैमिली। थर्ड नंबर कि जो अरिस्टोक्रेसी थे वो बहुत कम थे। आज भी आप गांव में देख सकते हैं कि जो अल्ट्रा रईस लोग हैं गांव में बहुत कम होते हैं, या फिर शहरों में भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अल्ट्रा रईस हैं। तो उस टाइम पे भी अरिस्टोक्रेसी का नंबर्स कम था। उसके बाद ये लोग जो हैं लैंड ओइंग क्लास थे, यानी इनके पास लैंड बहुत ज़्यादा था। तो सेकेंड वाला ग्रुप क्या था हमारा? पहला तो अरिस्टोक्रेसी, दूसरा आया पिजेंट्री। तो पिजेंट्री के भी बारे में, यानी किसान भाई लोग, इनके बारे में भी हम थोड़ा देखते हैं। तो पिजेंट्री जो था वो मेजोरिटी इन पॉपुलेशन था, यानी इनका संख्या बहुत ज़्यादा था सोसाइटी में, और ये लोग अरिस्टोक्रेसी वाले के लैंड को उसका लुक आफ्टर करते थे, यानी देखभाल करते थे, और उन्हीं के लैंड को कल्टीवेट करते थे, उसी को उगाते थे, उसी से बोते थे, अपना खाते थे, पेट भरते थे उसी खेत से। अब लेकिन क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्रोथ हुआ, जिसके कारण एक थर्ड क्लास उभर के आया, वो था मिडल क्लास। पहले तो यूरोप का सोसाइटी 2 पार्ट्स में ही डिवाइड था, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के ग्रोथ के कारण एक तीसरा ग्रुप भी बन के आया जो था मिडल क्लास। और इसमें कौन कौन थे? बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेशनल के मतलब डॉक्टर्स, टीचर्स, नर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मिडल क्लास के ही दिमाग में ये आइडिया आया, इनके दिमाग में 2 आइडिया आया। पहला आइडिया तो ये था कि हमको नेशन स्टेट बनाना है, यानी एक कंट्री होगा जहाँ पे कॉमन लैंग्वेज होगा, कॉमन हिस्ट्री होगा, कॉमन आइडेंटिटी होगा लोगों के पास। तो पहला आइडिया इनके दिमाग में आया कि हमको भाई नेशन स्टेट बनाना है। और दूसरा आइडिया आया हमको लिबरल नेशनलिज्म चाहिए। तो लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है ये हम देखते हैं। लिबरल नेशनलिज्म का मतलब होता है कि हर लोगों को आज़ादी चाहिए। दूसरा बात, लिबरल नेशनलिज्म का मतलब कि सारे लोग लॉ के सामने इक्वल। और तीसरा कि जो गवर्नमेंट होगा ना वो पीपल के एग्रीमेंट से होगा, जबरदस्ती वाला गवर्नमेंट नहीं होगा। पीपल एग्री होंगे तो ही गवर्नमेंट होगा। आगे कि जो ऑटोक्रेसी रूल है उसको ख़त्म किया जाएगा, क्लेरिकल प्रिविलेजेस को ख़त्म किया जाए। क्लेरिकल प्रिविलेज मतलब जो क्लर्जी वलर्जी थे ना, जो क्लर्जी थे, पॉप थे, इन लोगों को कुछ ज़्यादा प्रिविलेज मिलते थे आम जनता से ज़्यादा। तो इन सारे सिस्टम को ख़त्म करना है, ये लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया था। लिबरल नेशनलिज्म का मतलब यही होता है। इनको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, जैसे इंडिया के पास एक अपना आज कॉन्स्टिट्यूशन है, उस टाइप से इनको भी उस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था। और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जैसा कि आज इंडिया में गवर्नमेंट है, ये एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का फॉर्म है। और इसी तरह से इन लोगों को उस टाइम पे डिमांड किए थे लिबरल नेशनलिज्म के थ्रू, और लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया यही था। लेकिन अभी भी 2 प्रॉब्लम था वहाँ पे। क्या क्या? कि जो 21 से ज़्यादा के पर्सन थे ना, मैन सिर्फ, वीमेन का तो बात ही नहीं, जो 21 से एबव के मैन थे वो वोट कर सकते थे।
और दूसरा नंबर प्रॉब्लम ये था कि स्टेट टू स्टेट ट्रेड रिस्ट्रिक्शन था, यानी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते हैं ट्रेड करने के लिए, ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन था उस टाइम पे। तो क्या हुआ, 1834 में एक कस्टम यूनियन आया जिसका नाम था जॉलवेडीन। यस, 1834 में एक कस्टम यूनियन आया जिसका नाम था जॉलवेडीन। और कौन लाया था, तो प्रूसिया लाया था। बाद में बहुत सारे जर्मन स्टेट इसको ज्वाइन किए, बहुत सारे जर्मन स्टेट बाद में ज्वाइन किए, लेकिन फर्स्ट में प्रूसिया ही जॉलवेडीन को 1834 में लाया था और ये एक कस्टम यूनियन था। तो 1834 में जो कस्टम यूनियन जॉलवेडीन आया, इसके कुछ रिजल्ट्स आए, इसके कुछ कॉन्सिक्वेंस थे। क्या रिजल्ट हुआ, क्या फ़ायदा हुआ इससे, ये हम देखेंगे। जब जॉलवेडीन आया ना, तो ट्रेड बैरियर्स, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप ट्रेड करने के लिए नहीं जा सकते थे, ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा था लोगों के ऊपर, अब ये अबॉलिश हो गया। दूसरा चेंजेस क्या आया जॉलवेडीन के आने से, कि उस टाइम पे करेंसी 30 करेंसी चलते थे, उनको कम कर दिया गया। अब 2 करेंसी को ही अलाउ किया है कि बस 2 करेंसी ही चलेगा, यहाँ पे 30 करेंसी नहीं चलेगा। उसके बाद क्या हुआ, जब जॉलवेडीन आया तो रेलवे को प्रोमोट किया गया, रेलवे मोबिलिटी को प्रोमोट किया गया। तब आता है कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 का मतलब क्या हुआ कि 1815 के बाद, 1815 में तो बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था जिसमें नेपोलियन हार गया था प्रूसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन से। तो 1815 में ये चारों कंट्री मिलके एक ट्रीटी ऑफ वियना का साइन किए, इसके बारे में भी हम देखेंगे। और ट्रीटी ऑफ वियना के साइन के बाद ये लोग 1815 में कुछ चीज़ों को कंजर्व करना चाहे, यानी क्या चीज़ इनको कंजर्व करना है, संरक्षण करना है, वो देखते हैं। पहला कि ये लोग मोनार्की कंजर्व करने के लिए बोले, यानी जो पहले मोनार्की चल रहा था, पहले वाले सिस्टम का मोनार्की, जैसे बॉर्बन डायनेस्टी के टाइम पे था, बाद में नेपोलियन का जो मोनार्की था वो भी एक मोनार्की का ही फॉर्म था, लेकिन वो कुछ लोगों को फ्रीडम दिया था, जो हम सिविल कोड ऑफ 1804 में डिस्कस किए थे। लेकिन इसमें ये वही फिर पुराना वाला मोनार्की लाने के लिए इन लोग कंजर्व किए उसी मोनार्की को। फिर चर्च वगैरह का जो पावर था उसको फिर से उनका पावर मिल गया। सोशल हायरार्की, मतलब जो डिफरेंट ग्रुप्स डिवाइड थे सोशल के, समाज के, वो सब फिर से कंजर्व होने लगा। वैसे ही फिर यानी अब कुछ लोगों को स्पेशल प्रिविलेजेस मिलने लगे। ऑटोक्रेटिक, यानी फिर से मोनार्की, वही एक आदमी के ही हाथों में अब पावर होगा। ये सब 1815 के बाद ही फिर से आ गया। उसके बाद नो क्रिटिसिज्म एंड डिसएग्रीमेंट, कोई भी डिसएग्रीमेंट नहीं करेगा, यानी सब किसी को एग्री होना है, कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा। प्रेजेंट गवर्नमेंट जो फॉर्म होगा इसको कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करेगा। और तीसरा चीज़ क्या कंजर्व किया लोग कि सेंसरशिप, यानी कोई भी गवर्नमेंट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसके अगेंस्ट में पेपर में आर्टिकल नहीं छपवा सकता, पेपर में आर्टिकल नहीं छाप सकता, उसके अगेंस्ट में नहीं बोल सकता, अगेंस्ट नहीं जा सकता। इन सारे चीज़ों को ला दिया गया 1815 के बाद। तब क्या होता है, अब हम बात करते हैं ट्रीटी ऑफ वियना, वही जो 1815 में साइन हुआ था आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें नेपोलियन डिफीटेड था। तो ये बैटल किस में हुआ था, ब्रिटेन, प्रूसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया, 4 कंट्री को जो नेपोलियन का मोनार्की वाला सिस्टम था वो अच्छा नहीं लगा, तो इन लोगों ने चारों कंट्री मिलकर नेपोलियन को ख़त्म कर दिया गया। फिर 1815 में ये लोग एक ट्रीटी ऑफ वियना का साइन किए, और इस ट्रीटी ऑफ वियना में क्या क्या हुआ ये हम एक एक करके यहाँ देखने वाले हैं। पहला चेंजेस तो इसमें आया कि बॉर्बन डायनेस्टी को फिर से रीस्टोर कर दिया गया। यस, बॉर्बन डायनेस्टी को फिर से रीस्टोर कर दिया गया और लुइस 18 को वहाँ का किंग बना दिया गया फ्रांस का। इसका सेकेंड चेंजेस आया कि यहाँ पे जो फ्रांस था ना, फ्रांस में ये सब करना था, ये सब चेंजेस जो भी हो रहा था फ्रांस में हो रहा था। फ्रांस के बाउंड्रीज पे कुछ स्टेट्स को सेटअप कर दिया गया ताकि फ्यूचर में इसका एक्सपेंशन ना हो सके। तीसरा चेंजेस आया कि प्रूसिया को वेस्टर्न फ्रंटियर्स पर कुछ इंपॉर्टेंट टेरिटरीज मिल गए। फोर्थ नंबर चेंजेस इसका ट्रीटी ऑफ वियना में फोर्थ नंबर क्या हुआ था कि ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल मिल गया। फिफ्थ नंबर इसमें क्या हुआ ट्रीटी ऑफ वियना में, तो रसिया को पोलैंड मिल गया।
और कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स जो कि नेपोलियन के द्वारा बनाया गया था, इनको ये लोग अनटच्ड ही छोड़ दिए, बिना कुछ छेड़छाड़ किए, बिना कुछ किए ही ऐसे ही छोड़ दिए ट्रीटी ऑफ वियना में। और 7th नंबर इसमें क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ वियना जो था ना, इसका तो कोई एक हेड होगा, कोई तो लीड कर रहा होगा इसका। तो ऑस्ट्रियन चांसलर यानी ऑस्ट्रिया के थे ड्यूक मेटरनिक, इमेज ये है इनका, आप देख सकते हैं ड्यूक मेटरनिक, और यही इस ट्रीटी ऑफ वियना को होस्ट कर रहे थे। तो ये सब काफ़ी सारे चेंजेस आए ट्रीटी ऑफ वियना में, जो कि 18 सितंबर 1814 टू जून 1815 तक ट्रीटी ऑफ वियना चला, इसका साइन ये। और लेकिन जनरली हम जून 1815 ही ट्रीटी ऑफ वियना को लिखते हैं। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। रेवोल्यूशनरीज आए। रेवोल्यूशनरीज का मतलब जो रेवोल्यूशन करते हैं ना, उनको रेवोल्यूशनरीज बोलते हैं। तो रेवोल्यूशनरीज में ये क्या करने के लिए आए, इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म कर रहे थे ये लोग। सीक्रेट सोसाइटी मतलब छिपा हुआ सोसाइटी, जिसके बारे में मोनार्की को नहीं पता चले, क्योंकि मोनार्की को अगर पता चल जाएगा तो वहाँ तो सेंसरशिप चल रहा था, इनको मरवा देते। इसलिए ये लोग सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन करना शुरू किए, जो रेवोल्यूशनरी थे, जो रेवोल्यूशन करने वाले थे। इनका एम क्या था कि हमको सीक्रेट सोसाइटी के थ्रू क्या करना है, इनका मेन एम क्या था, तो स्प्रेड आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। जो नेशनलिज्म का आइडिया है ना, इसको पूरा स्प्रेड करना है हमको। ये जो नेशनलिज्म का आइडिया है उसको पूरा स्प्रेड कर देना है, और मोनार्की को अपोज करना है। ये जो राजा महाराजा वाला सिस्टम है, इसको अपोज करना है। उसके बाद ये लोग फाइट करना शुरू किए फ्रीडम के लिए, और ऑटोक्रेटिक रूल को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इन लोगों ने, रेवोल्यूशनरीज ने फाइट करना शुरू किया। उसके बाद इनका जो मेन मोटो था वो था नेशन स्टेट बनाने का, यानी भैया हमको नेशन स्टेट बनाना है, हमको अपना कंट्री चाहिए, हमको यूनिफिकेशन चाहिए अपने अपने कंट्री का। तो एक आते हैं जुसेप्पे मैजिनी, ये इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, यानी इटली से बिलोंग करते थे ये, और ये चाहते थे कि इटली एक यूनिफाई कंट्री बने, यानी कि इटली का यूनिफिकेशन हो, इटली एक नेशन स्टेट बने। इनका एम यही था। इनका जन्म हुआ था 1807 में जेनेवा में। जेनेवा इटली में ही है, प्लेस का नाम है जेनेवा, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ये कार्बोनारी एक सीक्रेट सोसाइटी था, उसके मेंबर थे। इनको एग्जाइल भेज दिया गया 1831 में एट द एज ऑफ 24। जब ये 24 साल के, मात्र 24 साल के जब ये थे, 1831 में इनको लिगुरिया एक जगह का नाम है, वहाँ पे एग्जाइल पे भेज दिया। एग्जाइल मतलब अपने कंट्री से निकाल देना, एग्जाइल कहलाता है। जैसे कि हिस्ट्री में हम जाएं तो राम जी को एग्जाइल हुआ था, उस टाइम से उसी टाइप से इनको 24 ईयर्स के एज में लिगुरिया भेज दिया गया एग्जाइल के तौर पे, यानी इनके अपने कंट्री से निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि एक रेवोल्यूशनरी थे, रेवोल्यूशन करते थे, जो कि मोनार्की को पसंद नहीं था। ये सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म किए, अंडरग्राउंड सोसाइटी ये लोग बनाते थे, सीक्रेट सोसाइटी, जिसका नाम था योंग इटली। योंग इटली एक सीक्रेट सोसाइटी था जो कि मार्सेलिस में बनाए थे, और एक बनाए थे योंग यूरोप नाम का सीक्रेट सोसाइटी, जो कि बर्ने भी प्लेस का ही नाम है, जगह का नाम है, बर्ने में बनाए थे। ये यूनिफिकेशन चाहते थे इटली का, ये पहले भी हम लोग देखे हैं कि ये यूनिफिकेशन चाहते थे इटली का। और इनका जो डेथ हुआ वो पीसा में हुआ 10 मई 1872 को, और पीसा भी इटली में ही है। तो ये था हमारा हिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।